नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी नीमच भारतीय जनता पार्टी के तपोभूमि कार्यालय को लेकर लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। अगर बात की जाए तो इस पर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी किस तरह का जवाब दे रहे हैं, हम ये भी आपको दिखाते आ रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री संपत जी पटवा साहब, काका साहब। उनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के आवंटन से लेकर और आखिरी इस पर विवाद क्यों हो रहा है, इस पर उनसे बात करेंगे। काका साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी पर। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यालय नहीं बना इसकी मेरे को भी 25 साल से आज तक पीड़ा है। मैं चाहता था कि मैं अपनी बात कहीं कहने का कोई अवसर मिले, आपने ये अवसर दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। होता यह है, कार्यालय का भूमि आवंटन वास्तव में मेरी अध्यक्षता में हुआ। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट का अध्यक्ष था। मेरे साथ राजेंद्र जी अग्रवाल सचिव थे, ट्रस्टी थे सुनील शर्मा, चंद्रेश हेरन, महेंद्र भटनागर और यशवंत बंसल। हम 6 लोगों का ये ट्रस्ट था। इसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंतर्गत हमने आवेदन करके और इस भूमि का आवंटन करवाया था। उस समय सारे नियमों का पालन करके टाउन एंड कंट्री से एनओसी लेकर नगरपालिका से और एसडीएम से और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से ये आवंटन हुआ है। विधिवत आवंटन हुआ है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं हुई है। इसके साथ ही शिशु मंदिर की भूमियों का भी आवंटन हुआ। वो सारा आवंटन विधिवत हुआ है, नियमों के अंतर्गत हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से ये आवंटन होने के थोड़े ही महीनों बाद भाजपा की सरकार चली गई और 1993 में कांग्रेस की सरकार बनी। पूरे प्रदेश में अनेक जगह भूमियों का आवंटन हुआ था और सब विधि विधान से हुआ था और संगठन के और सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का आवंटन हुआ। तो कोई व्यक्तिगत आवंटन नहीं हुआ था कहीं भी। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, आप जानते हो। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने एक जगतपति आयोग का गठन कर दिया इन भूमियों के आवंटन को लेकर। जगतपति के बारे में सब जानते हैं कि वो आईएएस अफसर थे, लेकिन शुद्ध रूप से कांग्रेस के एजेंट्स हैं। उन्होंने महीने, 2 महीने, 3 महीने में और भोपाल में ही बैठकर सारे मध्य प्रदेश की जो भूमि आवंटन हुई थी उन सबको अवैध करार दे दिया और सबको निरस्त करने का आदेश दे दिया आयोग ने। आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास गई, हमको पता लगा नीमच में। तो हमने तुरंत आयोग की रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करके और न्यायालयीन कार्रवाई शुरू कर दी। हम न्यायालय में गए और उस आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ हमारी ज़मीनों के आवंटन पर स्थगन अधिकार ले आए। तो आप देखें कि किस कारणवश लापरवाही से कहिए कि मध्य प्रदेश में जितनी भूमियां आवंटन हुई थी वो सारी की सारी निरस्त हो गई और अवैध रूप से मंदसौर के हमारे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को 1-1.5 महीना जेल में रहना पड़ा। इससे सब अवैध काम किए गए। किंतु हमें आज कहते हुए गर्व है कि नीमच की भूमि पर आज जो आवंटन हुआ था, 1 इंच की भूमि सरकार नहीं ले पाई। हमने कोर्ट कार्रवाई की, एसडीएम कोर्ट में लड़े,
लोअर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े और सब जगह से जीत कर आए और भूमियां हमारे नाम पर कोर्ट से आवंटन वो व्यवस्थित रहा, कानून सम्मत रहा, तो ये भूमियां आज भी चली आ रही है। सारे प्रदेश में सब भूमियां कैंसिल हो गई और कांग्रेस सरकार ने जोर जबरदस्ती से जैसे भी हो सब भूमियों पर कब्जा कर लिए। पर नीमच की भूमि 1 इंच भी न कांग्रेस की सरकार ले पाई न कोई ले पाई और आज भी सारी भूमियां अपनी जगह से। शिशु मंदिर की भूमि में बहुत बड़ा परिसर, भव्य परिसर, स्कूल का निर्माण हो चुका है और इस पर भी कार्यालय का निर्माण करना ये हमारी योजना में था। इस बीच क्या हुआ, हमारे कार्यालय का दुर्भाग्य कहिए या नीमच भाजपा का दुर्भाग्य कहिए, माखन सिंह जी चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री बनकर आए। वो आते ही पता क्या हुआ, थोड़े ही महीनों बाद, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, पटवा विरोधी बन गए भोपाल में। यहाँ भी जब दौरे पे आए तो उनको जब पता लगा कि कार्यालय की भूमि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से है और इसका अध्यक्ष संपतलाल पटवा है, तो उन्होंने डाक बंगले पर बैठकर हम 6 ट्रस्टियों को बुलवाया। संगठन महामंत्री सम्मानीय पद है, ऊंचा पद है और अधिकृत पद है, तो हम उनका सम्मान करने के लिए 6 ट्रस्टी डाक बंगले पर गए। डाक बंगले पर बैठे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई इस भूमि पर कार्यालय बनाना चाहिए। हमने कहा जरूर बनाना चाहिए, आप आदेश करो, बना देते हैं। बोले नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप 6 ट्रस्टी इस्तीफा दो और मैं अपने हिसाब से नया ट्रस्ट बनाऊंगा और उसके अंतर्गत कार्यालय का निर्माण करूंगा। अब वहाँ कुछ सवाल जवाब हुए, गर्मागर्मी हुई। हमने पूछा कि आखिर हमारा दोष क्या है, हमने कोई पार्टी विरोधी काम किया है, हम क्या कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं या कोई विरोधी हैं? हम भाजपा के जन्मजात संघ के स्वयंसेवक हैं और आज तक है और जन्म भर रहेंगे, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो हमारा दोष क्या है, हमको क्यों हटाना चाहते हो? आप कार्यालय बनाना चाहते हो, हम बना देते। हमने योजना बना रखी है, आप उस योजना को देख लो, उसमें जो संशोधन करना चाहे कर दीजिए और उसके अनुसार हम कार्यालय बनाना चाहते हैं, बना देंगे। और इतना भी आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रदेश संगठन से हमको यदि कोई आर्थिक सहायता मिलती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हम अपने बल पर इस कार्यालय का निर्माण करेंगे, भव्य कार्यालय का निर्माण करेंगे। और उस कार्यालय का स्वरूप हमने बताया। 60-65 हज़ार फीट जमीन है। इसमें चारों तरफ लगभग 15 फीट गहराई तक जमीन छोड़कर उसके कमर्शियल उपयोग के लिए जमीन छोड़कर बाकी ज़मीन में से लगभग 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट पर भव्य कार्यालय का निर्माण करेंगे। उसमें तल मंजिल पर एक बड़ा हॉल जिसमें करीब 2-3 हज़ार 4 हज़ार कार्यकर्ता एक साथ बैठ सकें, ऐसा एक भव्य हॉल। और प्रथम मंजिल पर एक जिला अध्यक्ष का ऑफिस, एक सचिव का ऑफिस और उसके साथ 2 या 3 भव्य कमरे जिनमें लेटरिन, बाथरूम, शयन, बैठक, ऐसी सारी व्यवस्था हो,
जो बाहर से हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था हो, ऐसे 2 या 3 कमरे पूरी व्यवस्था सहित, जिसमें बेडरूम, सिटिंग रूम, लेटरिन बाथरूम आदि सारी संपूर्ण व्यवस्था हो, ऐसे 2 या 3 कमरे और एक हाल लगभग 100-150 लोग कार्यकर्ता वहाँ बैठकर बैठक कर सके। जो एक जिला कार्यकारिणी बनती है तो 100-150 कार्यकर्ताओं की बनती है बड़ी, तो कार्यकारिणी की बैठक एक पूरी हाल में हो सके और अन्य भी कोई छोटे कार्यक्रम हो तो वो ऊपर हो सके, ऐसा एक हाल, ऐसा प्रथम मंजिल पर निर्माण। और नीचे एक साइड में चौकीदार के रहने का कमरा और उसके भी परिवार सहित वो वहाँ स्थायी रूप से रहे, ऐसी व्यवस्था सहित एक कमरा। ये सारा निर्माण 20-25 हज़ार स्क्वायर फुट में बहुत आसानी से और अच्छी तरह हो जाएगा। दूसरा, लगभग 30,000 फुट ज़मीन का मैदान खाली छोड़ा जाए, उसमें 30,000 फुट के मैदान में लगभग 8-10 हज़ार कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन, बैठक, कार्यक्रम, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा एक मैदान खाली छोड़ दिया जाए। उस पर यदि संभव हो सके तो शेड लगाया जाए और नहीं तो ओपन खाली छोड़ दिया जाए। और चारों तरफ जो ज़मीन छोड़ी जाए उसमें दुकानें, ऑफिस ऐसे निर्माण किए जाएं पर जो किराए पर दिया जाकर और स्थायी आमदनी की व्यवस्था हो सके और उस आमदनी से कार्यालय का खर्चा भी चल सके और पार्टी के काम भी चल सके, ऐसा एक स्वरूप हमने अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में और अपने सब ट्रस्टियों से मिलकर और सलाह मशवरा करके हमने अपना बना रखा था। वो हमने माखन सिंह जी को बताया कि भाई ये स्वरूप है। बोले आपके पास अर्थव्यवस्था क्या है? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ माननीय माखन सिंह जी, मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। एक जो दक्षिण के समुद्र तट पर है, स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक समिति, उसका बहुत बड़ा एक भव्य निर्माण हुआ है। उसके निर्माता थे श्रद्धेय एकनाथ जी रानड़े। उन्होंने उसके निर्माण में पूरे देश में एक आह्वान किया था कि प्रति व्यक्ति 1 रुपया इस निर्माण के लिए व्यक्ति अपना देवे। और ये कहते हुए गर्व है कि उनके आह्वान पर सारे देश में से और 1-1 रुपया प्रति व्यक्ति इकट्ठा करके, और वहाँ कितने लाखों रुपए इकट्ठे हुए, करोड़ों हुए, ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक शिला स्मारक समिति भव्य और विशाल निर्माण वहाँ हुआ है। उसमें किसी का कोई चंदा योगदान नहीं है, वो केवल 1 रुपया प्रति व्यक्ति के चंदे से हुआ है। दूसरा उदाहरण ये राम मंदिर के लिए राम मंदिर समिति ने का आह्वान किया था कि जो राम भक्त हैं वो 1 ईंट और 1 रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए और दान करें। और सारे देश में से राम भक्तों ने लाखों ईंटें और लाखों रुपया, कितना रुपया है, कितनी ईंटें, ये तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वह इतना पहुंचा वहाँ, इतने रुपये पहुँचे, इतनी ईंटें पहुँची कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कहा मेरी योजना बताता हूँ। नीमच जिला नीमच, बनासा और जावत 3 तहसीलों से बना हुआ है और इसमें हमारे भाजपा के लगभग शुभचिंतक कहो, कार्यकर्ता कहो, लाखों की संख्या में है। वो 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, गिनती तो मेरे पास नहीं है, पर लाखों की संख्या में है। हमारी योजना यह है कि इस कार्यालय के निर्माण के लिए, ये जिले का कार्यालय है तो इसमें जिले का योगदान होना चाहिए। तो जिले के कार्यालय के निर्माण के लिए हम प्रत्येक कार्यकर्ता से और प्रत्येक शुभचिंतक से ये आह्वान करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया और 1 ईंट इस कार्यालय के लिए दान करें। और उसके लिए हमारे जो
7 मंडल हैं, उन मंडलों को सक्रिय करेंगे। हमारी जो जिला समिति है, जिला समिति को सक्रिय करेंगे। हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय विधायक सक्रिय करेंगे। और जो हम एक निर्माण समिति बनाएंगे, समिति को सक्रिय करेंगे और पूरे ज़िले से पैसा और ईंट इकट्ठे करेंगे। और हमें भरोसा, विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज़िले में लाखों भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो अपना योगदान इस कार्यालय में हर हालत में देना चाहेंगे, चाहे 100 रुपया देवे, 1 ईंट देवे, चाहे लाख रुपया देवे, जो देवे उस कार्यालय में अपना योगदान अवश्य देना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम इस योजना में सफल होंगे और भव्य विशाल कार्यालय का निर्माण कर पाएंगे। ये मेरी सब बात पूरी होने के बाद, ठीक है, आपने अच्छी योजना बताई, माखन सिंह जी बोले आपने अच्छी योजना बताई, लेकिन मेरा निर्णय यह है कि मैं ट्रस्ट तो दूसरा ही बनाऊंगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से ही कार्यालय बनाऊंगा। तो थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, वाद विवाद भी हुआ और उसके बाद हम उठकर चले आए। कोई निर्णय नहीं हो पाया, उठकर चले आए। उसके बाद माननीय माखन सिंह जी 1 बार 2 बार और नीमच के दौरे पर आए और उन्होंने, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन आज बात खुली है तो स्पष्ट ही बोलूँगा मैं, उन्होंने अपना कुछ 8-10 लोगों का एक गुट तैयार किया जो नीमच में माखन सिंह गुट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। उनमें किसी के नाम मैं नहीं बताऊंगा, बताने की आवश्यकता भी नहीं, वो सब स्वयं से समझ जाएंगे। वो गुट माखन सिंह गुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहाँ भी वो गुट पटवा विरोधी हुआ। तो ये विवाद शुरू हुआ। अगर वो उस समय हमारी योजना पर अमल करने की और स्वीकृति दे देते तो आज 15 साल पहले जैसा मैंने आपको स्वरूप बताया वैसा भव्य कार्यालय इस जमीन पर निर्माण हो जाता था। उन्होंने यहाँ आकर अपने गुट को सक्रिय किया और यहाँ विवाद शुरू हुआ और उस विवाद के कारण कार्यालय की योजना खटाई में पड़ गई। उसके बाद भी मैंने और हमारे राजू ने और हमारे सब ट्रस्टियों ने एक योजना बनाई कि 11 लोगों की एक समिति बनाई। उनके विरोध के बावजूद भी हमने 11 लोगों की एक समिति बनाई। उस समिति में मैं स्वयं था, राजेंद्र अग्रवाल था, माननीय तीनों विधायक थे, श्रीमान ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्रीमान दिलीप सिंह जी परिवार और श्रीमान कैलाश जी चावला, तीनों विधायक और पार्टी के कुछ वरिष्ठ जन, जिसमें नीमच से राकेश जी भारद्वाज और संतोष जी चोपड़ा थे, जावद से घिसालाल जी पटवा और रामलाल जी पाटीदार थे, मनासा से शायद मारू परिवार से किसी सदस्य का नाम था, मंगल पटवा था और एक आध सदस्य और था। ऐसे 11 लोगों की समिति हमने बनाई और उस समिति का प्रस्ताव करके और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के पास भेजा कि आप इस निर्माण समिति को अधिकृत रूप दीजिए, हम कार्यालय का निर्माण कर देंगे और हम अपने स्तर पर सब काम कर लेंगे, पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे, निर्माण भी कर लेंगे, सारी जवाबदारी हम अपने ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं, कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 बार हमने रिमाइंडर भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 4 बार भेजा। फिर मैंने अपने सोर्स से पता किया कि ये स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही। निर्माण करना चाहते हैं, हम कार्यालय का निर्माण कर चाहते हैं, न तो वहाँ पटवाभिकरण की दुकान बना रहे और न इंटरवल की दुकान बना रहे।
हम भाजपा कार्यालय का निर्माण करना चाहते हैं और भव्य योजना हमने बता दी, उसका पैसा आपसे किसी से मांग नहीं रहे, तो फिर स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही? तो हमने अपने सोर्स से पता किया कि वहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर को अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके संगठन महामंत्री माखन सिंह जी ने उस निर्माण समिति को स्वीकृति नहीं दिलाई थी। हम चुप हो गए। फिर क्या हुआ? फिर दबाव चलता रहा, बनता रहा, और दुर्भाग्य से सन 2009 में हमारे अमृत मंथन परिवार में कुछ विवाद हो गया और सुनील चंद्रेश अमृत मंथन परिवार से अलग हो गए। महेंद्र भटनागर उनके साथ हो गया और यशवंत बंसल भी उनके साथ ही रहा। तो वास्तव में राजेंद्र अग्रवाल और हम दो सक्रिय ट्रस्टी रह गए। तो माखन सिंह जी ने फिर एक कुटिल चाल चली। ये हमारे विरोधी हो गए थे, तो इनको दबाव देकर इन चारों के इस्तीफे ट्रस्ट से ले ली और वो इस्तीफे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में स्वीकृत भी हो गए। फिर हम दो ट्रस्टी रह गए, केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्टी के ट्रस्टी रह गए, मैं स्वयं और राजेंद्र अग्रवाल। अब हमारी दो ट्रस्टियों की तो यार इतनी कुवती नहीं थी कि हम प्रदेश संगठन महामंत्री का विरोध भी झेलें और पार्टी का हमको सपोर्ट भी नहीं मिले और यहाँ भी सारा विरोध खड़ा हो और फिर इस कार्यालय को बनाए। तो फिर हम भी शांत हो गए। अरे यार फिर ठीक है, जो होना होगा जो होगा। सन 2008 में मैं अपने आँख के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद गया हुआ था। हाँ, ये 2009 की घटना मैंने पहले बता दी। इसके पहले 2008 में, इसके पहले जब हम सब साथ थे, 6 ट्रस्टी साथ थे, तब की ये घटना है। सन 2008 में मैं अपनी आँख के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद गया हुआ था। तो जब वहाँ था तो एक दिन शाम को मेरे पास यहाँ से सुनील शर्मा का फ़ोन आता है, इसी कार्यालय से, कि काका साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट की भूमि पर सरकारी डाका पड़ा है और उस डाके ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के सारे बोर्ड और निर्माण और वो भूमि का जो चारों जो बाउंड्री का जो जाली वगैरह वो बनी हुई थी वो और कुछ अंदर निर्माण कार्य तो सारे तोड़ दिए हैं और वहाँ दोनों तीनों चारों कोनों पर भाजपा जिला कार्यालय के बोर्ड लगा दिए हैं और तुरंत वहाँ नगर पालिका से ही चद्दर मंगवाकर नगर पालिका के ही मजदूरों द्वारा एक शेड का निर्माण करके उसको भाजपा कार्यालय ने का स्वरूप दे दिया। अब मैं परेशान तो हुआ, पर अब वहाँ हैदराबाद में बैठा मैं क्या कर सकता था। मैंने तुरंत बड़े भाई साहब को फ़ोन किया भोपाल। मैंने कहा दादा ऐसा ऐसा हुआ है नीमच में। बोले क्या बात कर रहे हैं संपत? मैंने कहा दादा आप चाहे तो नीमच बात कर लें, नीमच कलेक्टर से बात कर ले, एसपी से बात कर ले, उनके नियंत्रण में ये सारा घटना हुई है। लगभग 100 नगर पालिका के कर्मचारी, वो बुलडोजर जेसीबी क्या कहते हैं वो, ट्रैक्टर, गेती, फावड़े, तगारी, ये सब 50 पुलिस के सिपाही और पुलिस के अधिकारी और 50-60-70 भाजपा के कार्यकर्ता, ऐसा एक सामूहिक हमला उस जमीन पर हुआ है और वहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सारा सामान और नाम हटाकर और भाजपा कार्यालय के बोर्ड लगा दिए गए हैं। आप चाहे तो कलेक्टर से एसपी से बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच मेरे को सुनील ने बताया कि
महेंद्र भटनागर भोपाल गया हुआ है। तो मैंने तुरंत वहाँ हैदराबाद से महेंद्र भटनागर को भोपाल फ़ोन लगाया रास्ते में। तो वो रास्ते में था, भोपाल से निकल चुका था। तो मैंने कहा तुरंत यार तुरंत जिस भी गाड़ी से हो, कार से हो, जीप से हो, बस से हो, उतर जा तुरंत। और यहीं से वापस भोपाल पहुँच, और भोपाल जाकर उसको भी सारी घटना तो पता लग गई थी। तो मैंने कहा भोपाल जाकर बड़े साहब के पास जा और उनको सारी घटना बता। तो मेरी ये बातचीत बड़े साहब से हुई। उस समय महेंद्र भटनागर भी बड़े साहब के पास भोपाल पहुंच चुका था। बड़े साहब ने महेंद्र भटनागर से भी सारी बातचीत सुनी, कन्फर्म किया, और तुरंत सीएम ऑफिस में माननीय शिवराज सिंह जी के बंगले पर फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, ये सूचना दी कि मैं आ रहा हूँ। और तुरंत उठकर सीएम हाउस गए। सीएम हाउस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी बातचीत हुई और उनको सारी घटनाक्रम बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेकर वहाँ से यहाँ, मुझे नहीं मालूम किसको फ़ोन किया, लेकिन कलेक्टर एसपी दोनों में से किसी को किया होगा, दोनों को किया होगा, फ़ोन करके ये निर्देश दिया कि जो हुआ है उसको वहीं रोक दो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। इस बीच में एक बात और बताना भूल गया। ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें माखन सिंह जी यहाँ आकर डाक बंगले पर बैठे। ये जो वहाँ जो सरकारी डाका पड़ा उसके पहले माननीय माखन सिंह जी डाक बंगले पर आकर बैठे। एसपी साहब और कलेक्टर साहब को दोनों को बुलवाया और उनको ये कहा कि मैं भोपाल से आ रहा हूँ, मेरी माननीय सुंदरलाल जी पटवा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह जी तोमर से, तीनों से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इस ज़मीन पर भाजपा का कब्जा कर लीजिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कब्जा हटा दीजिए। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को कहा। अब ये मैं बोलता हूँ तो उन्होंने साफ झूठ बोला। ये बात तो साबित हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से कि उन्होंने झूठ बोला। न तो सुंदरलाल जी पटवा से बात करी, न माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, न माननीय नरेंद्र जी तोमर से बात करी, और यहाँ आकर झूठ बोलकर ये सारा सरकारी डाका डलवा कर और इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ढोल तमाशा के बजा दिए और तालियां पीट गई और बड़ा उल्लास हो गया। ठीक है, तो ये सारी घटना मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं यहाँ नीमच आया। नीमच आकर फिर सारी परिस्थितियों का आकलन किया और मैं तारीफ़ करूँगा, मेरे साथ जो सुनील शर्मा और चंद्रेश हेरन दोनों वकील हैं, अच्छे वकील हैं, कानून के भी ज्ञाता हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि उन दोनों ने वरिष्ठ एडवोकेट रमेश जी गर्ग से इस बारे में राय ली है और उन्होंने कहा है कि इसको कोर्ट में दावा लगाकर मैंडेटरी एक इंजेक्शन की मांग करके और वापस पुनः वही स्थिति लागू करवाने की अपन दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में। तो मैंने विचार किया, मैंने कहा भैया ये दावा अगर अपन लगाएंगे तो पार्टी के खिलाफ होगा, इसमें जो भी शामिल है वो सब चंद्रेश दोनों गए और दावा लिखवाया और मैंडेटरी इंजेक्शन का आवेदन भी लिखवाया। वो लेकर मैंने सुनील चंद्रेश को या महेंद्र भटनागर को, तीनों को या तीनों में से दो कोई मैंने भोपाल भेजा। मैंने कहा ये भोपाल जाओ और इसकी परमिशन बड़े साहब से लाओ, अगर वो परमिशन देते हैं तो अपन कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये गए भोपाल, वो सारे कागजात बताए, उन्हें कागजात पढ़े। उन्होंने इन दोनों को कहा कि बेटा कानूनी रूप से तो तुम सही हो, पर क्या पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाना ठीक होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब काका साहब से बात कर लो।
तो बड़े बस साहब का फ़ोन आया मेरे पास। मैंने कहा संपत, मैंने कहा हाँ दादा बताइए क्या। बोले ये भिजवाया तेने? हाँ। मैंने कहा हाँ मैंने भिजवाया। मैंने कहा आपकी स्वीकृति के लिए भिजवाया? बोले क्या तेरे को ये भान है कि तू पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो तेरी जो इमेज है प्रदेश में और दिल्ली में और तुम्हारी सबकी इमेज क्या बनेगी? मैंने कहा दादा ये तो आप सोचो, मैंने आपसे आपके पास इसीलिए भेजा है। बोले नहीं, किसी कीमत पे दावा नहीं लगाना इसको। तो कार्यालय बनाना चाहता है ना? मैंने कहा हाँ कार्यालय बनाना चाहिए। तो माखन सिंह जी बनाए तो तेरे को क्या हरकत है? मैंने कहा कोई हरकत नहीं। बोले ठीक है। तो वापस आ गए, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम चुप बैठ गए। तो बड़े भाई साहब को तो सारा किस्सा मालूम था और वो चाहते थे कि कार्यालय बने। तो उन्होंने कहा संपत एक काम कर, देख यहाँ प्रदेश के वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन के जितने बड़े बड़े लोग हैं और दिल्ली के भी जितने बड़े बड़े लोग हैं संगठन के, वो संघ के और भाजपा के, उन सब के खिलाफ तेरे नाम से ये वातावरण बना दिया गया है कि तू कार्यालय नहीं बना दे दिया जाता और तू कार्यालय बनाने में अवरोध डाल रहा है। और अब तू किसकी सफाई दिया करेगा? तो एक काम कर। मैंने कहा बताओ दादा। बोले तो ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। मैंने कहा आज दे देता हूँ अभी, और इसके पहले ट्रस्टी से इस्तीफा न देकर मेरे को ट्रस्ट में शामिल कर। बड़े भाई साहब ने कहा। मैंने कहा ठीक है। तो राजू ने, मैंने और ट्रस्टियों ने सबने मिलकर प्रस्ताव पास किया, बड़े भाई साहब को ट्रस्टी बनाया। और हाँ, इसके पहले वो चारों ट्रस्टियों का इस्तीफा हो चुका था और उनका इस्तीफा स्वीकृत भी हो चुका था। तो ट्रस्टी रह गए थे। उसके पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष को ट्रस्टी बना रखा था, पदेन ट्रस्टी। तो उसमें नरेंद्र सिंह जी तोमर अध्यक्ष थे। तो नरेंद्र सिंह जी तोमर, राजू और मैं तीनों ने प्रस्ताव पास करके बड़े साहब को ट्रस्टी बना दिया। अब 4 जनों का ट्रस्ट हो गया। तो फिर वहाँ कुछ सहमति स्वीकृति क्या हुई होगी। बड़े भाई साहब का फिर मेरे पास फोन आया, सब बात तो एक काम कर, ट्रस्ट से ही इस्तीफा दे दे। मैंने कहा अभी दे देता। मैं राजू जी को ट्रस्ट से इस्तीफा लिख कर दिया, इन्होंने भोपाल भेज दिया। मैंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब ट्रस्ट में बड़े भाई साहब, नरेंद्र सिंह तोमर और राजेंद्र अग्रवाल, ये 3, और इसके बाद कोई ट्रस्टी बनाया मेरे को जानकारी नहीं, मैंने जानकारी ली भी नहीं। ये ट्रस्ट बन गया और बड़े भाई साहब ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के। लेकिन कार्यालय निर्माण तो फिर भी खटाई में ही पड़ा रहा। कौन यहाँ 2 बड़े अधिकारी, 2 बड़े ट्रस्टी तो भोपाल में बैठे, या एक अकेला राजू। कौन कार्यालय का निर्माण करे, कौन सारी योजना बनाए, कौन पैसा इकट्ठा करे। तो वो सब कहना चाहिए ठंडे बस्ते में चलता रहा। उसके बाद बड़े भाई साहब ने सुरेंद्र पटवा को ट्रस्टी बनाया और अध्यक्ष भी उसको बना दिया। फिर ये 4 ट्रस्टी हो गए, 5 हो गए, बड़े भाई साहब, सुरेंद्र, तोमर साहब और ये 4 हुए, 4 ट्रस्टी हो गए। तो लेकिन सुरेंद्र उस समय मंत्री था, उसको अपने मंत्री पद के काम से और अपने क्षेत्र के काम से समय कम ही मिलता था, तो वो फिर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और इस तरह ये कार्यालय निर्माण किसी न किसी कारण से आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इस बीच में क्या हुआ
कि हाँ, इस बीच में कांग्रेस की 5-10 विधायकों के बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन गई और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो फिर मुझे ये अंदर की बात तो पता नहीं, लेकिन क्या हुआ कि इस भूमि का जो उपयोग सार्वजनिक और सामाजिक और मतलब ऐसे उपयोग के लिए था जिस पर भाजपा का कार्यालय बन सकता था, उस उपयोग को कैसे बदलवाया गया, कहाँ बदलवाया गया, क्या हुआ, ये हमको जानकारी नहीं। लेकिन इस भूमि का उपयोग खेल मैदान के रूप में घोषित हो गया और उस आधार पर कांग्रेस के बंधुओं ने इसको विवाद में डाल दिया और भोपाल से शायद नगर पालिका में, उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी, भोपाल से नगर पालिका में आदेश आ गया कि जो निर्माण अनुमति पहले स्वीकृत कराई हुई थी वो निर्माण अनुमति निरस्त की जाए और इस ज़मीन का कब्जा नगर पालिका ले ले, ये आदेश आ गया। अब नगर पालिका भी भली तो भाजपा के ज़माने में थी, काम कांग्रेस के ज़माने में कर रही थी, तो डुलमुल थी, उन्होंने निर्माण अनुमति तो निरस्त कर दी और एक नोटिस जारी किया कि क्यों न भूमि आवंटन आपका निरस्त किया जाकर इसको नगर पालिका में विष्टित किया जाए। तो अब उस समय उनकी लिस्ट में अध्यक्ष मैं था और सचिव राजेंद्र अग्रवाल था, हम दोनों को नोटिस आए। मैंने और राजू जी ने सलाह करी और ये तय किया कि इन नोटिस को कचरे के डब्बे में डाल दो, अपने को न तो जवाब देना और न इस पर कोई कार्रवाई करना। और वो विवाद चलता रहा, सारे शहर में कांग्रेसियों ने हल्ला किया, ये भूमि तो ऐसी है, ये भूमि का उपयोग ऐसा है, ये भूमि का उपयोग ऐसा है, तो ये निरस्त हो गई है और ऐसा होगा। लेकिन वास्तव में न तो भूमि निरस्त हुई और आज तक ये 2022 आ गया, ये इन्हीं छोटे-मोटे विवादों में और इन्हीं सब कारणों से कार्यालय नहीं बन सका। अब आप सवाल पूछिए। इसके पीछे आप किसे पूरा मानते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्यालय क्यों नहीं बना हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के चलते जो यहाँ कार्यालय नहीं बन पाया? नहीं, मैं स्थानीय किसी नेता को, विधायक को, जिला अध्यक्ष को दोष नहीं देता हूँ, इन सब किसी का दोष नहीं है। इसमें अगर एक व्यक्ति कोई अपराधी है या दोषी है तो वह माखन सिंह चौहान है, जिसके कारण ये कार्यालय जो 15 साल पहले बन जाता, भव्य बन जाता, उनके अहम के कारण ये कार्यालय नहीं बन पाया। केवल एक व्यक्ति दोषी है, बाकी न प्रदेश संगठन दोषी है, न कोई मुख्यमंत्री कोई अध्यक्ष दोषी है, न कोई स्थानीय नेता दोषी है, ये सब निर्दोष हैं। इन सब की इच्छा थी कार्यालय बने, लेकिन अगर कोई दोषी है तो केवल एक व्यक्ति है, अपराधी है तो एक व्यक्ति है कि जिसके कारण आज 30 साल बाद भी ये कार्यालय की ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी है, विवादों में है। और उस चद्दर के शेड में ये तो कहना चाहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, फिर भी क्यों कार्यालय नहीं बन सका, इसका कारण मैं क्या बताऊं। मेरी नज़र में केवल एक अपराधी है, 15 साल 20 साल पहले कार्यालय बन चुका होता। काका साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह आपने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से ये पूरी जो आवंटन था, अभी की बात की जाए तो अभी दस्तावेजों में किस तरह का आवंटन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से आवंटन है, कोई आवंटन नहीं हुआ है। कांग्रेस तो कह रही है कि जो ये ट्रस्ट होता है, इस ट्रस्ट में राजनीतिक दलों का कोई कार्यालय नहीं बन सकता है, यहाँ खेल मैदान ही बन सकता है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इसे लेकर मैं ये कहूँगा कि यह जो कुटिलता हुई है यह बाद में हुई है,
मूल रूप से ये कुटिलता नहीं थी। मूल रूप से हमने जो आवंटन कराया वो कार्यालय निर्माण की स्वीकृति हो सकती है, इस आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ हो सकते हैं। इस जमीन का उपयोग ये था। अब ये क्यों परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ कि ये क्या हुआ, ये मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जो आवंटन कराया वो 100% विधि विधान के अंतर्गत था और आज भी यह जमीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से आवंटित है, ये निरस्त नहीं हुई। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ कार्यालय बन पाएगा भारतीय जनता पार्टी का? उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि यदि प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो सारे अवरोध मिटाए जा सकते हैं और कार्यालय निर्माण किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए मैं अपने मित्रों को एक राय देना चाहता हूँ। आज मैं तो सक्रिय राजनीति में या सक्रिय कार्यक्रम का काम में हूँ नहीं, तो केवल राय दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि किस तरह कार्यालय आज बन सकता है। और मैं सबसे पहले यह जवाबदारी संगठन के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार को सलाह देता हूँ कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ योजना बनावे और आगे बढ़ें और जैसी हमारी योजना थी उस योजना पर या अन्य तरीके से अर्थव्यवस्था करके इस कार्यालय का निर्माण करा दें। अब उसमें जो अवरोध या अड़चन है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका रास्ता मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या वास्तव में मास्टर प्लान में परिवर्तन करवाकर या अन्य किसी कुटिलता से इसको खेल मैदान घोषित किया गया है, इसकी जांच की जावे। और यदि खेल मैदान घोषित कर भी दिया गया है तो राज्य शासन को यह अधिकार है कि इसको पुनः पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है और इस पर निर्माण किया जा सकता है। तो इसकी जांच करके और इसकी जो भी कानूनी और जो वैधानिक और जो राज्य शासन के अधिकार की कार्रवाई है वो करे और इस अवरोध को हटावे। पहला काम तो ये करे। दूसरा काम ये करे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट की आज ट्रस्टी कौन कौन है वैधानिक? यह रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट जो यहाँ के एसडीएम होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट, उनकी पंजी में जिन जिनका नाम है वैधानिक रूप से ट्रस्टी के रूप में, वो वैधानिक ट्रस्टी हैं। बाकी ऊपर ऊपर आपने क्या कर लिया, किसका नाम रख लिया, किसका हटा दिया, इससे वो अधिकृत ट्रस्टी नहीं हटते और न बदलते। तो उस पंजी में अधिकृत ट्रस्टी कौन कौन है, उन ट्रस्टियों का नाम लेवे और उन ट्रस्टियों की एक बैठक करें। आप भी उसमें शामिल हो गए और ट्रस्टियों की बैठक में ट्रस्ट से ये प्रस्ताव पास करें कि इस भूमि पर हम कार्यालय बनाने की स्वीकृति देते हैं और कार्यालय बनाया जावे और इसके लिए जो भी जिलाध्यक्ष उचित समझे निर्माण समिति का निर्माण करें और उसके लिए बाकी सारी व्यवस्थाएं करें और कार्यालय का निर्माण करें। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के अधिकृत प्रस्ताव बनवा कर लिखित में लेकर और जिलाध्यक्ष अपने पास रखें। काका साहब, अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरा आपने आवंटन से लेकर जो अभी तक की स्थितियां बताई, क्या माना जाए कि जिस तरीके के बीच में स्थितियां बनी, लड़ाई झगड़े हुए इस पूरी भूमि को लेकर, इस पर किसी एक गुट की नज़र थी? अब आज की परिस्थिति में मैं इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं समझता हूँ। तो ये भी माना जा सकता है काका साहब कि आज भी किसी की नज़र हो कि भैया कि एक गुट का ही दबदबा रहा है इस पूरी भूमि पर, आवंटन पर? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। सन 1998 के आसपास मैं निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया था। मंदसौर नीमच जिले के इतिहास में पहली बार जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। उसके पहले मतदान हुए हैं और जिलाध्यक्ष चुने गए। मैं निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया था क्योंकि
मैंने जो 7 मंडल थे उन 7 मंडलों के चुनाव निर्विरोध करवाए थे, स्वयं जाकर मेरी टीम को साथ ले जाकर 7 मंडलों के चुनाव निर्विरोध करवाए थे। और उसमें सारे कार्यकर्ता, सारे मतलब वरिष्ठ नेता जो पांडे गुट से संबंधित थे, जो सकलेचा गुट से संबंधित थे और जो पटवा गुट से संबंधित थे, सारे लोगों को एक साथ बिठाकर हर एक मंडल में 5-50 कार्यकर्ताओं की बैठक करी मैंने, और सारे कार्यकर्ताओं, सारे गुटों के कार्यकर्ताओं को बिठाकर और फिर उसमें से 10-15 लोगों के नाम मैं बताता, जिसमें तीनों गुट के लोग थे, और उनको कहता कि भैया आप 1 घंटे के लिए अलग जाओ, और अलग जाकर तीनों सहमति से, स्वीकृति से मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी के नाम तय करके आ जाओ, निर्विवाद और निर्विरोध। और यह हमें कहते हुए गर्व है और गौरव है कि इस योजना से 7 मंडल के चुनाव तीनों गुट के नेताओं ने मिलकर निर्विरोध, निर्विवाद और चुनाव किए। और इस कारण 7 मंडल में और लगभग जिलाध्यक्ष के चुनाव के प्रति 265 मतदान करने के अधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता। तो उन सब ने एक मत से ये निर्णय करके मेरे पास सूचना भेजी कि यदि आप जिलाध्यक्ष बनते हो तो हम निर्विरोध चुनाव करेंगे, और नहीं तो फिर वही झगड़े होंगे और वही चुनाव। मेरे अपने लोगों ने भी मेरे को दबाव दिया, आग्रह किया, और उस कारण मैंने हाँ भरी। मैं 70 साल के जीवन में संघ का 10 साल से स्वयंसेवक बना हूँ, और सन 57 से भाजपा का जो संघ, जन संघ का भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा, लेकिन कभी किसी पद पर आज तक नहीं रहा। केवल उस समय जिला अध्यक्ष के पद पर मैं रहा, और फिर मैंने जो जिला कार्यकारिणी बनाई, उस कार्यकारिणी का परिणाम ये देखिए कि नीमच जिले में न तो कोई पटवा गुट रहा, न पांडे गुट रहा, न कोई सकलेचा गुट रहा, एक गुट रहा, केवल भाजपा गुट। और 5 साल तक उस गुट ने कार्य किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2003 के चुनाव में हमारे तीनों विधायक 25-25 हज़ार वोटों से जीते, जो पहली बार पिछले चुनाव में 2000, 5000, 6000, 2000, 5000 और माननीय पांडे जी भी 6-7 हज़ार वोटों से जीतते थे। उस चुनाव में तीनों माननीय विधायक कैलाश जी चावला, माननीय सकलेचा जी और दिलीप जी परिहार 25-25 हज़ार वोटों से जीते। और चूँकि मेरा कार्यकाल 3 साल में समाप्त हो चुका था, लेकिन चुनाव की वजह से मुझे 5 साल तक काम करने का मौका दिया, और मैं 3 साल के बजाय 5 साल जिलाध्यक्ष रहा, और उन 5 सालों में सारे गुट समाप्त हो गए थे, कोई गुट जिले में रहा नहीं था। अब उसके बाद की परिस्थितियाँ क्या बनी और क्या हुई और आज की स्थिति क्या है, इस पर मैं कोई कमेंट या कुछ कहना उचित नहीं समझा। जिलाध्यक्ष पौनी पाटीदार को जो 2 संकेत दिए हैं, तीसरा संकेत और देना चाहता हूँ कि हमने जो योजना बनाई थी, हमने जिस प्रकार से कार्यालय को बनाने की योजना बनाई थी, ये 2 तो वैधानिक कार्य करे कि एक तो उसकी जमीन का उपयोग सही करवाए, दूसरा ट्रस्ट से स्वीकृति पत्र प्राप्त करे, ये तो वैधानिक कार्यवाही। लेकिन मूलभूत कार्यवाही हमने जो योजना बनाई थी, अगर इस योजना पर पुनर्विचार करें कि प्रति कार्यकर्ता 100 रुपया और 1 ईंट, इस पर पूरे जिले में एक माहौल खड़ा किया जाए, और इस योजना के आधार पर, और जैसा एक भव्य कार्यालय हमने अपने दिमाग से खाका तैयार किया था, उसमें अगर कोई संशोधन, सुधार और एडिशन अल्ट्रेशन करना हो तो करें।
पर वैसा ही भव्य कार्यालय और 30,000 फुट खुली ज़मीन अगर वैसी बनावे तो शायद ये कार्यालय प्रदेश में नहीं देश में एक अनूठा कार्यालय होगा। जिला स्थान पर, बाकी तो बड़े बड़े कार्यालय होंगे, लेकिन जिला स्थान पर एक अनूठा कार्यालय होगा जिसके प्रदेश में भी एक मान्यता होगी और देश में भी मान्यता होगी भाजपा में। और आप अगले 50 वर्ष 100 वर्ष इस कार्यालय का उपयोग कर सकेंगे अनंत काल तक। मेरा यह निवेदन है, आग्रह है, आप इस पर अमल करें। आप जिलाध्यक्ष के पद पर हैं, आप इस पर अमल करें और इस काम को आपके कार्यकाल में पूर्ण करें। यह मेरा आग्रह है, निवेदन है और मेरी इच्छा भी है कि मैं अपने जीवन काल में जो एक बड़ा स्वरूप मैंने तय किया था उसको देखूं, चाहे निर्माण पूरा हो जाए चाहे निर्माण शुरू हो जाए, तो मुझे शांति, सुख, आराम और आनंद प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे काका साहब जिनसे हमने बात की किस तरीके से नीमच भारतीय जनता पार्टी तपोभूमि पर कार्यालय को लेकर किस तरीके से विवाद चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना बयान दे रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी बात रख रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को किस तरह का दर्द है ये भी हमने आपको बताया। अब जिस तरीके से आवंटन से लेकर अभी तक की किस तरीके की स्थितियाँ बनी, किस तरीके से कहाँ अड़चने आई, उसे लेकर हमने आपको बताया। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।